स्टार्ट करते हैं 10th क्लास ज्योग्राफी चैप्टर 1 के पार्ट 3 से, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अबाउट रिसोर्स प्लानिंग। प्लानिंग इज़ द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रैटेजी फॉर जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। यानी कि जब बात आती है ढंग से रिसोर्सेज को यूज़ करने की, इस तरह से कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कुछ बचे, प्रॉपरली यूज़ करने की, तो रिसोर्स प्लानिंग की तरफ हम ध्यान देते हैं। एक बहुत ही एक्सेप्टेड स्ट्रैटेजी है। It has importance in a country like India, which has enormous diversity in the availability of resources. एक इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पे आपको रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसमें डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, अलग अलग तरह के रिसोर्सेज देखने को मिलेंगे। देयर आर रीजन विच आर रिच इन सर्टेन टाइप ऑफ रिसोर्सेज बट आर डेफिशिएंट इन सम अदर रिसोर्सेज। कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे रिसोर्सेज मतलब हर तरह के हैं, सर्टेन टाइप ऑफ रिसोर्सेज हैं। कुछ ऐसे हैं जहाँ पे रिसोर्सेज नहीं हैं इतने ज़्यादा, ठीक है, लाइक कहीं पे बहुत ज़्यादा है, कहीं पे बहुत कम है। देयर आर सम रीजन्स विच कैन बी कंसिडर्ड सेल्फ सफिशिएंट in terms of the availability of resources, and there are some reason which have acute shortage of some vital resources. अगर एक बात बोलूँ तो एक जगह ऐसी जहाँ पे बहुत ज़्यादा resources हैं, उनको ज़रूरत ही नहीं है, like self sufficient है, काफ़ी अच्छे से वहाँ resources मिले हुए हैं। कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे shortage हैं, जहाँ पे important resources नहीं मिल रहे हैं, जैसे कि द स्टेट ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट। तो जैसे कि बात करते हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, और ये सब क्या हैं, ये काफ़ी रिच है मिनरल एंड कोल डिपॉजिट में। यहाँ पे मिनरल काफ़ी मिलता है, कोल काफ़ी मिलता है। अरुणाचल प्रदेश जो है वहाँ पे वाटर रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा हैं, बट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वहाँ देखने को नहीं मिलता है, इतना अच्छा डेवलपमेंट नहीं है वहाँ पे। नाउ राजस्थान में सोलर एंड विंड एनर्जी बहुत अच्छी है, बट वाटर रिसोर्सेज नहीं है, गर्म एरिया है, पानी वहाँ पे जल्दी रुकता नहीं है। कोल्ड डेजर्ट जो है लद्दाख का, वो काफ़ी अलग है, ठीक है। अगर हम बाकी जगह से कंपेयर करें तो बहुत ही आइसोलेटेड अलग एरिया है, लेकिन वहाँ पे कल्चरल चीज़ें बहुत देखने को मिलती है, रिच कल्चरल हेरिटेज, एंड क्योंकि डेजर्ट है, डेफिशिएंट इन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल्स वो वहाँ पे देखने को नहीं मिलते। दिस कॉल फॉर बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग एट द नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल। इसकी वजह से क्या होता है, हम लोगों को इंडिया जैसी कंट्री में चाहिए कि प्रॉपर रिसोर्स प्लानिंग हो, एक नेशनल लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे हो, किसी पर्टिकुलर रीजन पे करनी हो तो रीजन लेवल पे, और लोकल लेवल पे हो, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का इन अ कंट्री लाइक इंडिया, ज़रूरत है रिसोर्स प्लानिंग की। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। रिसोर्स प्लानिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स, अब इसमें होता क्या क्या है, अगर रिसोर्स प्लानिंग की बात करें, एक प्रोसेस की तरह इसको देखते हैं तो क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री, यानी कि हमें देखना है कि पूरी कंट्री में अलग अलग रीजन्स में जो रिसोर्सेज हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, देखना है कि किस किस तरह के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। इसमें क्या आता है, अगर आइडेंटिफाई करना है तो ऐसे खड़े होकर बैठ के तो आइडेंटिफाई कर नहीं लेंगे, तरीके हैं करने के। सर्वे करना है, ठीक है, लोग सर्वे करने आते हैं, कई बार देखना कि पानी आता है नहीं आता है, क्या है, स्प्रिंग है अगर, या कोई नदी है तो कैसे है, मैपिंग करना, उसको देखना कि कहाँ पे लोकेटेड है। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज, क्या है, कितना है, किस टाइम ज़्यादा होता है, बारिश में कितना होता है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आइडेंटिफिकेशन के अंदर, ठीक है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कंट्री के अक्रॉस जो भी आइडेंटिफिकेशन है, इन्वेंट्री है प्रॉपर, वो हम क्या पूरा आइडेंटिफाई कर लें कि ये रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। Evolving planning structure endowed with appropriate technology, skill and institutional setup for implementing resource development plan. मुझे पता चल गया कि मेरी कंट्री में, मेरे एरिया में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, या ये रिसोर्सेज हैं। अब मैं क्या करूँगी, स्ट्रक्चर्स देखो, इसके लिए एक्सपर्ट लोग होते हैं जो काम करते हैं। मैं टेक्नोलॉजी यूज़ करके, स्किल्स यूज़ करके लोगों का इंस्टीट्यूशनल सेटअप, यानी कि जो भी एजुकेशन सेटअप है या फिर सिर्फ रिसोर्स प्लानिंग के लिए कई इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वो सबसे एक रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स क्या बनाऊंगी। उससे क्या होगा कि अब आगे की चीज़ें क्लियर होंगी, रिसोर्सेज पता हैं, अब मुझे आगे देखना है कि किस तरह से चीज़ों को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। अब हम क्या करेंगे,
जो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान है उसको नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स के साथ मिलाना है। मतलब कि समझ लीजिए मैंने सोच लिया कि मुझे काम इस तरह करना है, लेकिन मैंने जो सोचा, मेरी जो खुद का जो मतलब अगर समझ लीजिए मैं कहीं पे काम कर रही हूँ, ठीक है, एज कोई भी इन चीज़ों के अंदर की जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो अब मुझे ये भी चीज़ देखनी है कि नेशनल जो डेवलपमेंट प्लान्स हैं उसके साथ हम दोनों मैच कर रहे हो। ऐसा नहीं मैं अलग चलूँगी, देश में जो होता है होता रहे, नो, आई हैव टू बी विद दैम। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें हैं, फर्स्ट आइडेंटिफाई करना, सेकंड आप उसको प्लान करो क्या करना है, एंड देन रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स को जो नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स हैं उसके साथ मैच करना। इंडिया हैज़ मेड कॉन्क्रीटेड एफर्ट्स फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग राइट फ्रॉम द फर्स्ट 5-year प्लान लॉन्च आफ्टर इंडिपेंडेंस। मतलब कि इंडिया ने काफ़ी अच्छे एफर्ट्स दिखाए हैं गोल्स को अचीव करने के लिए। किस गोल्स को? रिसोर्स प्लानिंग के। जैसे ही जब लॉन्च हुआ था इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट 5 years में काफ़ी इंडिया ने एफर्ट डाले ताकि पता चले रिसोर्सेज का कैसे कैसे करना है। The availability of resource is a necessary condition for the development of any region, but mere availability of resources in the absence of corresponding changes in technology and institution में hinder development। ये लाइन समझाती हूँ, इम्पॉर्टेंट है। पहली बात तो ज़रूरी है कि रिसोर्सेज हों। मैं कहीं पे भी अगर कुछ भी करना चाह रही हूँ तो वहाँ रिसोर्सेज होने चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर वहाँ रिसोर्सेज हैं बट इफ़ आई एम लैकिंग विद टेक्नोलॉजी, मतलब मेरे पास उसको इम्प्रूव करने के लिए, प्लान करने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं है, इंस्टीट्यूशंस नहीं है, देन देयर विल बी नो यूज़ ऑफ द रिसोर्सेज। तो दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। फर्स्ट इज़ रिसोर्सेज होना, दूसरा उसको प्लान करने के लिए उन इंस्टीट्यूशंस वगैरह जो भी चीज़ें मुझे हेल्प आउट करेंगी वो सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए, देन इट विल बी यूज़फुल। नाउ अब यहाँ पे क्या लिखा है, देयर आर मैनी रीजन्स इन आवर कंट्री दैट आर रिच इन रिसोर्सेज बट दीज आर इंक्लूडेड इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स। वो ऐसे कई हमारी कंट्री में रीजन हैं जहाँ पे रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं बट उनको इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स में काउंट किया जाता है। अब क्या होता है, वहाँ पे लाइक सारी चीज़ें जो फैसिलिटीज़ हैं वर्क करने के लिए वो नहीं है। जैसे अगर एक कोई स्टेट, मैं नाम नहीं लूँगी इस चीज़ में बिकॉज आई डोंट नो, बट कोई भी स्टेट ले लेते हैं, वहाँ पे रिसोर्सेज बहुत है, हमें पता है बहुत सारी मिनरल हैं वगैरह, बट अगर वहाँ मेरे पास टेक्नोलॉजी नहीं है या कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है जिससे मैं उस रिसोर्स को यूटिलाइज़ कर पाऊँ, उसको प्लान कर पाऊँ, देन इट विल बी ऑफ नो यूज़। ठीक है। On the contrary, there are some region which have a poor resource base but they are economically developed। कुछ ऐसी cities हैं जहाँ पे रिसोर्स नहीं है, we don't have proper resource but that is very much developed, that particular city state is very much developed। सो यहाँ पे दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, रिसोर्स होना भी और उस रिसोर्स को यूज़ करने के लिए या वट किसी भी पर्पज़ के लिए जो टेक्नोलॉजी और स्किल्स की ज़रूरत है वो भी होना ज़रूरी है। ठीक है। नाउ द हिस्ट्री ऑफ colonization reveals that the rich resources in colonies were the main attraction for the foreign invaders। जब हम पढ़ते हैं अपनी हिस्ट्री वगैरह, आपको पता ही होगा जब ब्रिटिशर्स आए थे या बहुत सारे लोग आए थे इंडिया पे तो सबकी नज़र थी। व्हाट वाज द रीज़न? बिकॉज इंडिया में हमेशा से रिसोर्स बहुत रहे हैं। इनफैक्ट आज भी अगर आप देखो पानी है, यहाँ पे मिनरल्स मिलेंगे, वाइल्ड लाइफ है, बायोडाइवर्सिटी है, सेम चीज़ पहले भी थी। और इस वजह से जो फॉरेन से लोग आते थे, इन्वेडर्स थे, ज़बरदस्ती जो घुसते थे, उनको ये चीज़ अट्रैक्शन, लाइक उनके लिए अट्रैक्शन थी। इट वॉज प्राइमरीली द हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द कॉलोनाइजिंग कंट्री दैट हेल्प देम टू एक्सप्लॉयट रिसोर्सेज ऑफ अदर रीजन एंड एस्टेब्लिश देयर सुप्रीमेसी ओवर द कॉलोनीज। क्या हुआ, उन्होंने अपने टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की हेल्प से जो भी उनके पास था क्या करा, एक जगह पे अपना कब्जा जमाया, वहाँ के रिसोर्सेज को यूज़ करना शुरू करा, एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया, लेना शुरू कर दिया, एंड लास्ट में धीरे धीरे उन्होंने अपने काम को फैला लिया। बट किस वजह से? टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो वो अपने साथ लेके आए थे उसकी वजह से ये पॉसिबल हुआ। देयरफॉर resources can contribute to development only when they are accompanied by appropriate technological development and institutional changes। तो रिसोर्सेज डेवलपमेंट में तभी कंट्रीब्यूट करेंगे जब क्या होगा, प्रॉपर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो, हमारे पास टेक्नोलॉजी हो यूज़ करने के लिए, किसी भी चीज़ों के लिए वी हैव प्रॉपर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड वी हैव प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल चेंजेस। इंस्टीट्यूशंस में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो भी, अगर ऐसा नहीं कि जस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट, बट वट एवर इज़ द, मतलब कोई भी चीज़ जो काम कर रही है, जो समझ रही है, आप सिर्फ एक टेक्नोलॉजी के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। यू नीड पीपल एंड यू नीड डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स फॉर प्लानिंग।
India has experienced all this in different phases of colonization. Therefore, in India, development in general and resource development in particular does not only involve the availability of resources but also the technology, quality of human resources and the historical experiences of the people. ये भी मैं आपको समझाती हूँ कि इंडिया ने हर स्टेज पे देखा है कि कहीं पे टेक्नोलॉजी की ज़रूरत थी, कहीं पे लोगों ने अपना दिमाग लगाया, कहीं पे कोई और चीज़ें हुई। तो इन सब के बाद एक नतीजे पर जो पहुँचे, हम लोगों को पता है कि अगर डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज की बात हो रही है, रिसोर्स को डेवलप करना है, अवेलेबल होने चाहिए रिसोर्स। द फर्स्ट थिंग इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स, ठीक है। दूसरा टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए। तीसरा जो क्वालिटी है ह्यूमन रिसोर्सेज की, मतलब कि जो भी ह्यूमंस हैं, स्किल्स वगैरह कहाँ से आते हैं, हमसे आते हैं, हम लोग स्किल्ड हैं। हम अगर मैं कह दूं कि एक कारपेंटर है या कोई भी एक है पेंटर है जो दीवार को बहुत सुंदर बना दिया, तो वो किस वजह से, उसके स्किल की वजह से बना है। तो वो सब आ जाता है ह्यूमन रिसोर्स में। और जो भी हमारे साथ हिस्ट्री में हुआ है, दीज थिंग्स कॉन्ट्रीब्यूट फॉर आवर रिसोर्स डेवलपमेंट। तो कोई एक चीज़ को लेके नहीं चलेंगे कि हमारी कंट्री में रिसोर्सेज हैं, बट रिसोर्सेज के साथ जो और चीज़ें ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन पावर, एक्सपीरियंसेस, वो भी हम साथ लेके चलेंगे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज की। अब कंजर्वेशन का मतलब होता है एक तरह से बचाना, कंजर्व करना, ठीक है। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी। ये दोबारा सेम लाइन रिपीट हो रही है। कोई भी डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए रिसोर्सेज की बहुत ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है, बट इरेशनल कंजम्पशन एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में लीड टू सोशो इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। ऑब्वियसली बात है, ज़रूरत नहीं है, यूटिलाइज करे जाएंगे, कंज्यूम करे जाएंगे। इमेजिन कुछ लोग हैं लाइक जिनको पानी नहीं मिल रहा है, दे आर लाइक नॉट गेटिंग वाटर टू ड्रिंक, एंड देयर आर पीपल हु कैन नॉट बाथ विदाउट शावर, मतलब वो नहा नहीं सकते अगर शावर नहीं चलेगा। तो आप सोच लो कि ये ओवर यूज़ है कि नहीं है बिकॉज आप जो चीज़, कुछ मग्गे पानी, मैं एक बिल्कुल बेसिक एग्जांपल दे रही हूँ जो आप लोग घर में देखते हो, सुनते हो, आसपास देखते हो, बिकॉज ईजिली समझ सकते हैं चीज़ों को। तो इरेशनल कंजम्पशन एंड ओवर यूटिलाइजेशन यही चीज़ें हैं कि आप जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा यूज़ कर रहे हो। कम में काम हो सकता है, बट नहीं, हम लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे, और ये बहुत लोगों के साथ है, ऐसा नहीं, हम सबके साथ है ये चीज़, ठीक है। तो इसकी वजह से इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम आती है। एक नॉर्मल एग्जांपल देती हूँ, अगर पेज वेस्ट ना करें हम लोग, ठीक है, पेज वेस्ट करने की ज़रूरत ही ना पड़े, तो पेड़ कटने की ज़रूरत कम पड़ेगी। अब ये नहीं कि एजुकेशन रोक दो पेपर वेस्ट करने के लिए, बट जहाँ पे पता है कि बहुत पेपर वेस्ट हो रहा है, बिना बात का वेस्ट हो रहा है, उसको रोक सकते हैं ना, उसको ख़त्म कर सकते हैं हम लोग। तो वो एक तरीका है जिससे हम लोग बचा सकते हैं, बट नहीं करते हैं, अलग बात है। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, रिसोर्स कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल इज़ इम्पॉर्टेंट। नाउ इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए जो भी हमें ओवर यूटिलाइजेशन से हो रही है, क्या ज़रूरत है, रिसोर्सेज को कंजर्व किया जाए, और अलग अलग लेवल पे मैं आज बैठ के डिसाइड कर लूँ कि मैं वेस्ट नहीं करूँगी, ठीक है, लेकिन ये चीज़ सिर्फ मेरे करने से नहीं होगी, ऐसे ही मेरे जैसे बहुत सारे लोग अगर डिसाइड करेंगे तो ये चीज़ हो पाएगी, ठीक है। दिस हैड बीन द मेन कंसर्न ऑफ द लीडर एंड थिंकर्स इन द पास्ट। और यही चीज़ बहुत सारे लीडर्स की, और जो लोग सोचते थे, जो लोग काफ़ी फ़िलोसफिकल थे, उन लोगों की ये थिंकिंग रही थी कि ये ज़रूरी है रिसोर्सेज को कंजर्व करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, गांधी जी वॉज वेरी एप्ट इन वॉइसिंग हिज कंसर्न अबाउट रिसोर्स कंजर्वेशन। ये मेरा फेवरेट कोट है, वन ऑफ द फेवरेट। देयर इज़ एनफ फॉर एवरीबडीज़ नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज़ ग्रीड। यानी कि अगर रिसोर्स यूज़ करना है, जितनी ज़रूरत है हमारे पास बहुत है, रिसोर्सेज हैं हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, बट जहाँ बात लालच की आ जाती है वो पूरा करने के लिए नहीं है। तो सेम पानी पीना है, पियो, उसके लिए रिसोर्सेज है। शावर में नहाना है तो भाई नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप ऐसे समझिए, कोशिश कीजिए कि आप भी बचाएं आगे। ही प्लेस द ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल एंड एक्सप्लॉइटिव नेचर फॉर मॉडर्न टेक्नोलॉजी एज द रूट कॉज फॉर रिसोर्स डिप्लीशन एट ग्लोबल लेवल। गांधी जी के अकॉर्डिंग जो लोग ग्रीडी थे, लालची थे, या जो सेल्फिश लोग थे, उनके एक्सप्लॉइटिव नेचर जो उन्होंने एक्सप्लॉइट किया, ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ, रिसोर्स डिप्लीशन हुआ। एक्सप्लॉइट होता है बहुत ओवर यूज़ करना, किसी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा मतलब तंग कर देना, परेशान कर देना, दैट इज़ काइंड ऑफ थिंग कि एक्सप्लॉइटिव नेचर जो टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा है। ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड वॉन्टेड टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन बाय द मासेस।
ठीक है। यानी कि उनको ये था कि जो मास प्रोडक्शन होता है चीज़ों का एकदम से खूब सारा, वो ना हो, और बल्कि मासेस लोग बहुत सारा प्रोड्यूस करें, समझ रहे हो, चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस ना हो, बहुत सारे लोग इस चीज़ में लगे हों। नाउ एक और चीज़ है, कॉमन सी चीज़ पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये टॉपिक भी ख़त्म हो जाएगा। एट द इंटरनेशनल लेवल द क्लब ऑफ रोम एडवोकेटेड रिसोर्स कंजर्वेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ मोर सिस्टमैटिक वे इन 1968। अगर इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो क्लब ऑफ रोम है, उन्होंने रिसोर्स कंजर्वेशन को देखा सिस्टमैटिक वे में देख के 1968 में। सब्सिक्वेंटली 1974 में गांधीयंस फिलोसफी वॉज वंस अगेन प्रेजेंटेड बाय स्क्यूमैचर इन हिज बुक स्मॉल इज़ ब्यूटिफुल। गांधी जी की फिलोसफी को भी दोबारा से प्रेजेंट किया गया स्क्यूमैचर ने अपनी बुक में स्मॉल इज़ ब्यूटिफुल। द सेमिनल कंट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्सेज कंजर्वेशन एट द ग्लोबल लेवल वाज मेड बाय द ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ, ये बताया गया कि किस किस ने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया रिलेटेड टू रिसोर्सेज। दिस रिपोर्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो ये रिपोर्ट थी ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट, इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात स्टार्ट हो गई थी, कंसेप्ट की बात स्टार्ट हो गई थी। एंड एडवोकेटेड इट एज अ मीन्स फॉर रिसोर्स कंजर्वेशन। और उन्होंने कैसे स्टार्ट किया था कि ये रिसोर्स कंजर्वेशन की तरह इसको लेना स्टार्ट कर दिया था कि भाई अब हमें क्या करना है, रिसोर्स को कंजर्व करना है, ये चीज़ यहाँ पे आई थी। विच वॉज सब्सिक्वेंटली पब्लिश्ड इन अ बुक एंटाइटल अवर कॉमन फ्यूचर। फिर दोबारा से यही सब बातें लिखी गई एक बुक में जिसका नाम था अवर कॉमन फ्यूचर। अनदर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन वॉज मेड, वही जो अभी हम पढ़ के चुके हैं, अर्थ समिट में 1992 में अर्थ समिट हुआ था, जिसमें फिर से सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एजेंडा 21 और ये सारी बातें हमें हुई थी। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आया कि बात जब करते हैं रिसोर्स प्लानिंग की, देखो आपको बहुत डिटेल में तो नहीं बताएंगे कि ये करना होता है, क्योंकि अभी आप इतने आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, बट जितना ज़रूरी है आपके लिए वो ज़रूर बताया गया है। थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे बताया गया है कि प्लानिंग क्यों ज़रूरी है, यहाँ पे बताया गया है कि क्यों टेक्नोलॉजी को, ह्यूमन स्किल्स को साथ लेके चलना ज़रूरी है, ठीक है, और कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज ज़रूरी क्यों है ये तो आपको पता ही है। तो ये पार्ट 3 था हमारे ज्योग्राफी के चैप्टर 1 का 10th क्लास का। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। इसके अलावा डायरेक्टली आप मेरे चैनल पे होम पेज या फिर प्लेलिस्ट पे जाइए 10th क्लास के, वहाँ आपको सब्जेक्ट के और चैप्टर्स के अकॉर्डिंग सब कुछ मिल जाएगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।